जीएसटी दरों को लेकर मुख्य सेवक धामी का आया बयान। कल से लागू होगी जीएसटी की नई दरें 5 और 18% की होंगी 2 स्लैब। पीएम के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में सेवा पखवाड़ा। मंत्री गणेश जोशी ने रक्तदाताओं को किया उत्साहवर्धन। नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को श्रद्धांजलि। मंत्री जोशी ने पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। बीमारी के चलते हुआ असामयिक निधन। चंबा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण। विधायक प्रीतम सिंह और डीएम ने किया निरीक्षण। बनाली के आपदा प्रभावित घरों का लिया जायजा। और परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने का झांसा। नकल माफिया हाकम सिंह और उसके साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परीक्षा में पास कराने के लिए मांगे थे 12 लाख रुपए। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आपको बता दें कि नए जीएसटी के प्रावधान को लेकर मुख्य सेवक धामी का बयान आया है। कल से लागू होगी जीएसटी की नई दरें 5 और 18% की 2 स्लैब। ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रदेशवासियों की ओर से पीएम मोदी का जताया आभार। ये एक क्रांतिकारी कदम, ये कहना है सीएम धामी का। नई जीएसटी दरों से आम आदमी, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग सहित सभी को मिलेगा लाभ। नई दरें लागू होने जीडीपी और जीएसडीपी में होगी वृद्धि। व्यापारी वर्ग और आम जनता की मांग पर उठाया ऐतिहासिक कदम। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पीएम ने अपना वादा किया पूरा। कल 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का 2 स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में, चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और लंबे समय से चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जनता के लोग हो, इसकी मांग करते रहे हैं और उनकी मांग के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्दी ही वो जीएसटी में बड़ा कदम उठाएंगे। जीएसटी का लाभ देशवासियों को मिलेगा, सामान्य वर्गों को मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा। वो लाभ कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने दीपावली कहा था, लेकिन दशहरे से भी पहले नवरात्र में ही इसका लाभ देश की जनता को मिलने जा रहा है। मैं सभी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून बिहार स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी श्रीदेव सुमन मंडल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपनी खून जांच कराई और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महादान है, जिससे अनगिनत लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संपूर्ण जीवन सेवा और राष्ट्र निर्माण को समर्पित है और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम उन्हीं की प्रेरणा का प्रतीक है। रक्तदान शिविर में सभी वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में सेवा और सहयोग की भावना को और सुदृढ़ करते हैं। 17 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उसको हम सेवा सप्ताह के रूप में 2 तारीख तक मना रहे हैं।
और प्रदेश में आपदा को देखकर उसको आपदा सेवा सप्ताह के रूप में बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है, पार्टी ने लिया है और लगातार सेवा के काम इस वर्ष में करे जा रहे हैं। आज विद्या सेवा मंडल द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप यहां पर लगाया है और जो उत्साह दिखाई दे रहा है, लगातार लोग आ रहे हैं और कहते हैं रक्तदान महादान। एक वक्त तो ब्लड की बॉटल दान करते हैं, उससे कई लोगों के प्राण बचते हैं और ऐसे भी लोग हैं कि जो 100 बार यहां पर ब्लड दे रहे हैं। तो ये जो एक धारणा है कि ब्लड देने से कमजोरी आती है, ऐसा नहीं है। उसके तुरंत बाद ब्लड तैयार हो जाता है और मैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि आज देश के हित में, उन लोगों के हित में जिनको ब्लड नहीं मिल पाता, जो इलाज में ब्लड न मिलने के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है, ब्लड दान अवश्य करें। तो आपको बता दें कि सीएम धामी ने युवा फ्लैग ऑफ किया है। आपको बता दें कि नमो युवा रन का फ्लैग ऑफ हुआ है। घंटाघर देहरादून में हुआ सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहे मौजूद। सीएम धामी ने स्वयं लगाई प्रतिभागियों के साथ दौड़, युवाओं का किया उत्साहवर्धन। नमो युवा रन केवल खेल आयोजन नहीं, ये कहा सीएम धामी ने, युवाओं में ऊर्जा, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक। मुख्यमंत्री ने युवाओं का किया आह्वान, स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी करें सुनिश्चित। पीएम मोदी की प्रेरणा से देश भर में सेवा, समर्पण की भावना को मिल रही है नई गति। समाज के हर वर्ग को सकारात्मक योगदान देने का मिला अवसर। ऐसे आयोजनों से युवाओं की ऊर्जा राष्ट्रहित में होती है अधिक सार्थक। तो सीएम धामी ने नमो युवा रन का किया फ्लैग ऑफ। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में नायक सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद के परिजनों का ढांढस बंधाया और गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। तो राज्य सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बता दें कि 3 बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल के नायक सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान इन दिनों सूडान में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में तैनात थे। बीमारी के चलते उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार और डीएम टिहरी नितिका खंडेलवाल ने चंबा ब्लॉक के नागड़ी क्षेत्र अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम गहना कुंड की सड़कों और ग्राम सभा बनाली के आपदा प्रभावित घरों का जायजा लिया। स्थानीय ग्रामीणों ने 4 घरों के पुस्ता ढहने की जानकारी दी। इस पर विधायक और डीएम ने भादी देवी को राहत चेक दिया। साथ ही ग्रामीणों ने गांव का रास्ता ढहने और पानी की समस्या से अवगत कराया। तो आपदा में सोनी देवी का घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर मौके पर ही उनके पुत्र को राहत चेक प्रदान किए गए। साथ ही जिजली गांव की कौशल्या देवी के इलाज के लिए सीएमओ डॉक्टर श्याम विजय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पशुओं के चारे की समस्या के समाधान के लिए सीवीओ डॉक्टर डीके शर्मा को निर्देशित किया। वहीं विस्थापन के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए पटवारी हेमंत भट्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई। स्थानीय ग्रामीणों ने कानीघाट में पुल और मार्ग क्षतिग्रस्त होने की जानकारी भी दी, जिस पर त्वरित समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। नुकसान हुआ पूरे हमारे पूरे क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा भयंकर आपदा आई है और प्रत्येक गांव बहुत ज्यादा प्रभावित है। और निश्चित तौर पर जो हमारे
राहत टीमें हैं, गांव-गांव गई भी हैं, राहत सामग्री भी गई है, लेकिन कुछ विलम्ब भी हुआ, कहीं-कहीं जाने में विलम्ब भी हुआ है। और अब सारी टीमें, क्योंकि पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त है, रास्ते क्षतिग्रस्त हैं आने जाने के, और बहुत सारी चीजें, कहीं स्कूलों का नुकसान हुआ है, कहीं बहुत सारी परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है। और वो धीरे धीरे सब लोग, आज भी जिलाधिकारी, हम सब लोग यहाँ पर पूरी टीम आए हैं, और पूरे इन जो गांव यहाँ के हैं, सिलासौड़ और जींदी, इनमें जितना भी नुकसान हुआ पहले भी आकलन करके गए हैं, और जो प्रभावित हैं उनको तत्काल जो राहत सहायता होती है वो भी उपलब्ध करा दी गई है, और निश्चित तौर पर जो भी बनेगा उनके लिए पूरा कार्य किया जाएगा। देखिए तो हमारी पेयजल लाइन में क्षतिग्रस्त हुई थी, उन लोगों का रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे हमारी नागली में चंबा पंपिंग योजना, नागली पंपिंग योजना दोनों हैं, दोनों का रेस्टोरेशन हो गया है, पानी मिल गया है। कुछ गाँव में अभी भी पानी नहीं आया है, तो उसके लिए हमने प्लास्टिक की पाइपों की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा गाँव के काफी पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हैं, कुछ लोगों के मकान क्षति हुए हैं, उनको हम लोगों ने आर्थिक सहायता का, जो भी आर्थिक सहायता का वितरण क्षेत्र में वो सब कर दिया है। पैदल रास्तों के लिए हम लोग आपदा और मनरेगा से दफ्तर करके उसको करेंगे, और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हमेशा से ये निर्देश होते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो। हमने 3 दिन के अंतर्गत सारे आर्थिक सहायता के जो है सब चीजें कर दी हैं। पेयजल रिस्टोर हो गई है, बिजली हो गई है, रास्ते टूटे हुए हैं, उनको जल्दी ही मनरेगा में दिक्कत। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न विभागों की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने का झांसा देने वाले एक नकल गिरोह का एसटीएफ देहरादून और दून पुलिस ने खुलासा करते हुए कुख्यात नकल माफिया हाकन सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। तो दून पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि प्रदेश में आयोजित होने वाले सरकारी परीक्षाओं में नकल करने वालों के खिलाफ एसटीएफ सहित इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा निगरानी बढ़ती जा रही है, जिस क्रम में एसटीएफ और दून पुलिस को 2 दिन पूर्व अभ्यर्थियों के यूकेएसएसएससी की परीक्षा में पास करवाने का झांसा देकर कुछ लोगों द्वारा 12 से 15 लाख रुपए की मांग की जा रही है। एसटीएफ और दून पुलिस द्वारा संयुक्त तौर पर कार्रवाई करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू की। तो अभ्यर्थियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि एक अभ्यर्थी पंकज गौड़ द्वारा उनको परीक्षा में पास करवाने की बात कही गई थी, और उसके द्वारा अपने कॉन्टैक्ट से उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण करवाने के एवज में 12 से 15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। हालांकि किसी के द्वारा फिलहाल पैसे नहीं दिए गए थे, तो एसटीएफ द्वारा तुरंत इस पे अभ्यर्थी पंकज गौड़ निवासी ग्राम कंडारी ब्लॉक, नौगांव राजस्व थाना कंडारी, बड़कोट उत्तरकाशी की जानकारी, फोन डिटेल्स निकाली गई, तो उसका हाकम सिंह के संपर्क में होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस टीम और एसटीएफ ने हाकम सिंह को पटेल नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। तो एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है, और नवनीत सिंह ने बताया कि हाकम सिंह और उसके साथी का प्लान था कि अभ्यर्थियों को यूकेएसएसएससी में पास करवाने को 12 से 15 लाख रुपए की मांग की गई। अगर अभ्यर्थी खुद पास हो जाते हैं तो वो सारे पैसे खुद रख लेते, और अगर नहीं पास होते तो वो पैसे यूकेएसएससी की आगे होने वाली किसी परीक्षा में पास करवाने को एडजस्ट करने का झांसा देने का प्लान था। इसमें जो सख्त नकल अध्यादेश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाया गया था 2023 में, उसके बाद से सभी परीक्षाओं की शुचिता और उसकी निगरानी का टास्क एसटीएफ को दिया गया था, साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और सभी जिला पुलिस के को निर्देश जारी थे कि इसमें जो है कभी भी जब भी कोई परीक्षा ऐसी आयोजित होगी तो जो पूर्व में इस तरह से लोग परीक्षाओं की जो नकलों में शामिल रहे हैं, ऐसे गैंग शामिल रहे हैं या ऐसे छात्र जो कहीं ना कहीं इस परीक्षाओं में कहीं लिप्त रहे हों, उन पर निगरानी रखी जाए। तो उसके लिए यहाँ पर स्पेशल टीम जो साइबर कमांडो ट्रेनिंग वाले हैं वो भी निगरानी रखते हैं, साथ ही साथ एसटीएफ की जो टीम रहती है, और जो भी इनपुट प्राप्त होते हैं उस पर लगातार पुलिस निगरानी करके उसमें एक्शन करती है। अभी तक जो भी सूचना आई थी उसको सभी को हम वेरीफाई भी करते हैं। इसी तरह की एक सूचना 2 दिन पूर्व जो है प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर यह बात बताई गई थी कि कुछ छात्रों में जो है 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने की बात चल रही है। इसके आधार पर एक संयुक्त टीम देहरादून पुलिस और एसटीएफ की बनाई गई थी। इसके बाद जो है कुछ छात्रों से इसमें जो नंबर आए थे एसटीएफ के पास, उनसे वेरिफिकेशन किया गया, और उस वेरिफिकेशन के आधार पर छात्रों से पूछताछ की गई तो एक संदिग्ध नाम बताया गया कि उनका कोई जानने वाला है, वो इस तरह की बातें करता है कि जो 12 से 15 लाख देंगे तो हम इस परीक्षा में आपको पास करा सकते हैं। इसके बाद की जानकारी में जो टीमें लगी तो उसमें जो हाकम सिंह का नाम आया, इसमें जो लड़का था पहले पंकज गौड़ से पूछताछ हुई। उसने बताया कि वो हाकम सिंह के पुराना जानने वाला है और इस कारण से उससे बात करी थी। और हमारे पास अभी वर्तमान में कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन जब ऐसे छात्र देखे उसको इंटरेस्टेड कि कहीं उनको बरगला कर उनसे कुछ पैसे ले लिए जाए एडवांस में, इन लोगों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ केस लिखा गया। इसके अतिरिक्त
जो पहले भी इस प्रकार के प्रकरण में जो लोग प्रकाश में आए हैं या जेल गए हैं, उन सारे लोगों को राउंड अप करके आज पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त और जनपदों में भी काफी सारे सस्पेक्ट को थाने चौकियों पे बुला के एसटीएफ द्वारा, जनपद पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें ये पंकज गौड़ ने जो 6 छात्रों को फोन किया, ये टेक्निकल एनालिसिस में ये हाकम सिंह के कांटेक्ट में था, फिर उसको पूछताछ के लिए लेके आया गया और पूछताछ में फिर जब इन लोगों का कन्वर्सेशन प्रूफ हो गया, एक रिकॉर्डिंग उपलब्ध हुई हमें, तब इन लोगों को अरेस्ट किया गया। और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो परीक्षार्थी कल एग्जाम देने जा रहे हैं, वो बिल्कुल निज विरोधी अधिनियम आया है, वो इतना सख्त है जिसमें कि अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी तो उसकी विवेचना करता है, और इसमें अगर एग्जाम को लेकर कोई भ्रम की स्थिति भी फैलाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें करी जाएगी। तो इसमें आगे भी अगर कोई भ्रम फैलाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन या फेक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया या किसी माध्यम से फैलाता है, तो उसके खिलाफ भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कमांडोज हैं हमारे पास, साइबर कमांडोज की जो ट्रेंड साइबर कमांडोज की टीम है, वो लगातार साइबर स्पेस में इसमें पेट्रोलिंग करते रहते हैं और इसमें सोशल मीडिया को हम मॉनिटर करते रहते हैं और लगातार कर रहे हैं राउंड द क्लॉक। और कोई भी सूचना, कोई भी भ्रम, कोई भी गलत पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आपको बता दें कि सीएम धामी ने मैराथन का फ्लैग ऑफ किया है और इसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी ने भाग लिया। तो 2 नवंबर को आदि कैलाश परिक्रमा रन मैराथन का सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ। मैराथन में बच्चों, युवाओं सहित सभी ने किया प्रतिभाग। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद कार्यालय में हुआ मैराथन का समापन। साहसिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया आयोजन। लगभग 15,000 फीट ऊंचाई पर होगी अल्ट्रा मैराथन। 2 नवंबर को राज्य स्थापना, रजत जयंती वर्ष बना रही सरकार, ये कहना है सीएम धामी का। रजत जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। 5 श्रेणियों की मैराथन में देश भर के एथलीट करेंगे प्रतिभाग। जून 2026 में माणा नीति क्षेत्र में अगली मैराथन का आयोजन। ब्यास और नीति घाटी में आयोजित होने वाली मैराथन में विजेताओं को मिलेगी 50 लाख की पुरस्कार राशि।
मंगलौर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां दो दोस्तों की मौत की सूचना मिली है। दोनों युवकों का शव अलग अलग गांव में पेड़ से लटका मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि एक का शव मन्नाखेड़ी जंगलों में पेड़ से लटका मिला और दूसरे का शव लहबोली के जंगलों में पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया है कि मृतकों की पहचान मन्नाखेड़ी निवासी शुभम और आकाश के रूप में हुई है। दोनों गहरे दोस्त थे। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है और प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। इसके अलावा पुलिस जांच कर रही है। क्षेत्र में बिजौली एक जगह पर थी जहां सुबह सूचना मिली कि एक करीब 24-25 साल के युवक की का शव पेड़ से लटका है। तो हमारे थाने ने जब रिस्पांस किया तो प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर जो हमारे अमरजीत है उन्होंने यही मुझे बताया कि अभी आत्महत्या प्रतीत होती है। बाकी परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी। परिजन भी उस समय मौके पर थे, तो उनके द्वारा जो तहरीर दी जाती है या जो तथ्य दिए जाते हैं, साथ ही पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जो चीजें सामने आएंगी उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई। तो हरिद्वार लक्सर मार्ग पर रोडवेज की एक बस बिजली के ट्रांसफार्मर से जा टकराई। बस के ट्रांसफार्मर में टकराने के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोडवेज बस के ड्राइवर को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने से वो अपना संतुलन बस से खो बैठा, जिसकी वजह से बस अचानक बिजली के पोल को तोड़ते हुए ट्रांसफार्मर में जा घुसी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस पूरी तरह से यात्रियों से भरी हुई थी। अचानक बस पोल से टकराने के कारण उसमें करंट दौड़ पड़ा, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सभी यात्री बस से निकलने की कोशिश करने लगे, जिस कारण कुछ यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आईं। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने हालात पर काबू पाया और ड्राइवर की हालत को देखते हुए उसे स्थानीय लोगों की मदद से हॉस्पिटल भेजा गया। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत चीला पावर हाउस के जलाशय में एक महिला का शव मिला है। एसडीआरएफ की टीम ने शव जलाशय से निकालकर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। महिला की अभी पहचान नहीं हो पाई है। महिला की उम्र करीब 40 से 50 वर्ष के बीच आंकी गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज या कल में ही महिला की मौत गंगा में डूबने से हुई है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाड़ ने बताया कि लोगों ने महिला का शव जो है वो चीला शक्ति नहर में बहते हुए देखा था, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में दी और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस की सूचना पर जब तक एसडीआरएफ की टीम शक्ति नहर पहुंचती तब तक महिला का शव पावर हाउस के जलाशय में पहुंच गया। तो लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैतवाल ने बताया कि महिला का शव कब्जे में लेकर एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल महिला की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के थाना क्षेत्र को भी महिला का शव मिलने की सूचना दे दी गई है। तो 72 घंटे तक पहचान नहीं होने पर महिला का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो आपको बता दें, रिपोर्ट में ही महिला की मौत के स्पष्ट कारण पता चल पाएंगे। तो सड़क पर दौड़ती एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं। डोईवाला के लच्छीवाला फ्लाईओवर पर दौड़ती एम्बुलेंस में लगी अचानक आग। आग लगने से एम्बुलेंस जलकर हुई खाक। पौड़ी श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में मरीज को लेकर दूर जा रही थी एम्बुलेंस। आग लगते ही दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया मरीज। सड़क पर मचा हड़कंप। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एम्बुलेंस चालक के तत्परता से टला बड़ा हादसा। हादसे के बाद एम्बुलेंस सुरक्षा मानकों पर उठ रहे सवाल। पुलिस मौके पर पहुंचकर कर रही है जांच पड़ताल। एम्बुलेंस में एक मरीज और ड्राइवर था सवार। एम्बुलेंस के पीछे चल रही थी मरीज के परिजनों की प्राइवेट कार। हरिद्वार पुलिस ने लव जिहाद के मामले में एक्शन लेते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। मामला भादराबाद क्षेत्र का है, जहां एक युवती ने मंगलौर निवासी इकबाल के खिलाफ लिखित शिकायत देते हुए बताया कि आरोपी युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाते हुए अपना परिचय सोनू के तौर पे दिया। आरोपी ने अपने झांसे में फंसाकर युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करते हुए पहले वीडियो बनाया और फिर ब्लैकमेल करते हुए 50,000 रुपए की मांग की। शिकायत पर थाना भादराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसपी प्रविंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत मुकदमा दर्ज करने के 12 घंटे के भीतर आरोपी युवक को दबोच लिया। आरोपी युवक के खिलाफ विविध कार्रवाई की जा रही है।
द्वारा ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पहचान छुपाकर एक व्यक्ति जो सोनू नाम से पहचान छुपाकर कार्य कर रहा था और अपने फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के तहत एक लड़की को झांसे में लाके उसके द्वारा शादी का उसे झांसा दिया गया और उसके साथ अंतरंग संबंध बनाते हुए उसको ब्लैकमेलिंग की भी इसमें उसके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी। और इस संबंध में जब युवती द्वारा पुलिस को कंप्लेंट दी गई थी, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त को पकड़ा। उक्त अभियुक्त का जो एक्चुअल नाम इकबाल पुत्र अखलाक है, जो सोनू नाम से पहचान से इस तरीके की घटना को कारित कर रहा था। तत्काल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसके खिलाफ न्यायिक अभिरक्षा में इसे भेजा गया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।